हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है आर चेंजिंग अर्थ। तो अभी तक हमने देखा है कि जो अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि अर्थ के अंदर क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल की लेयर है, उसके नीचे कोर है, और अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो इसका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब आज हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो चेंज कैसे हो रहा है। अभी तक हमने अलग अलग लैंड फॉर्म्स करी है कि माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होती है, लेक, ओशियंस, ये सब चीज़ें हमने करी है। तो आज हम अर्थ चेंज कैसे हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी दे रखी है इन्होंने, तो पहले हम एक्टिविटी को देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर को आधा पानी से भरा और उसके अंदर एक पेपर पैलेट डाल दिया और उसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब जब पानी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद ये जो पेपर पैलेट है ये क्या करेगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो नीचे का गर्म पानी है उसके साथ ये पेपर पैलेट ऊपर जाएगा, ऊपर का जो ठंडा पानी है उसके साथ ये नीचे आएगा। तो इसका जो पानी है ये मूव कर रहा है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ रहा है, नीचे का गर्म पानी ऊपर आ रहा है। तो हमारी अर्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अर्थ की देखो, ये कोर वाला पार्ट हो गया, ये ऊपर वाला हो गया क्रस्ट वाला पार्ट, और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, मेंटल। मेंटल में क्या है, हॉट मैग्मा। तो ये मैग्मा भी ऐसे ही अर्थ के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला फिर घूम के नीचे आ रहा है। तो ऐसे ये जो मोल्टन मैग्मा है ये अंदर अर्थ के क्रस्ट के नीचे मूव कर रहा है कंटिन्यूसली। और जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ का जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, ये बहुत सारी प्लेट्स में टूटा हुआ है जिसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। कुछ प्लेट्स छोटी है, कुछ प्लेट्स बड़ी है, इरेगुलर शेप की ये प्लेट्स है। और ये वाली जो प्लेट्स है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी है और ओशियन फ्लोर की प्लेट्स भी इसमें आ जाती है। तो जो अर्थ का सरफेस है वो अलग अलग लिथोस्फेरिक प्लेट्स में बटा हुआ है। अब ये जो प्लेट्स है ना, इन प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे ये प्लेट्स जो है हमारे अर्थ की वो मूव कर रही है। अब इतना ज्यादा मूव नहीं करती, हर साल कुछ मिलीमीटर मूव करती है, तो इसकी मूवमेंट हमें फील नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही स्लोली मूव कर रही है। लेकिन ये मूव कर क्यों रही है? ये मूव इसलिए कर रही है क्योंकि अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है उसकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा पानी की मूवमेंट हो रही है, तो पानी की मूवमेंट से इसके ऊपर के सरफेस पे जब ये पेपर पैलेट जाता है ये फिर से मूव होकर नीचे आ जाता है। तो सेम अर्थ के अंदर हो रहा है। अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है वो मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट की वजह से जो अर्थ का सरफेस है उसकी भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, लेकिन बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है जो हमें फील भी नहीं होती। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर मूव होती है विद इन अ ईयर। तो अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो एक सर्कुलर मैनर में मूव कर रहा है, और ये वाली जो प्लेट्स है इनकी मूवमेंट की वजह से अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस के ऊपर बहुत सारी चेंजेस आती है। और ये जो मूवमेंट हो रही है ये दो फोर्सेस की वजह से हो रही है। एक तो फोर्स है जो अर्थ के इंटीरियर में एक्ट कर रही है जिसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, और एक फोर्स है जो अर्थ के ऊपर एक्ट कर रही है, अर्थ के सरफेस पे एक्ट कर रही है, जिसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। तो अर्थ मूवमेंट में, अर्थ की जो मूवमेंट हो रही है वो क्यों हो रही है? वो दो तरह की फोर्सेस की वजह से हो रही है। कौन कौन सी है वो दो तरह की फोर्स? एक है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरी है एक्सोजेनिक फोर्स। सॉरी, एंडोजेनिक फोर्सेस में फिर से दो फोर्सेस आ जाती है, एक आती है सडन फोर्सेस और दूसरी आती है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस जो बहुत ही एकदम से होता है, लाइक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक एकदम से आता है, धरती हिलती है और बहुत सारी तबाही मच जाती है। वोल्केनो एकदम से इरप्ट होता है, और जब इरप्ट होता है तो आसपास के एरिया में बहुत सारी गैसेस, एशेस वगैरह निकलते हैं, और जहाँ पे इरप्ट होता है वहां पे तो सब कुछ ही तबाह कर देता है। लैंडस्लाइड्स जब होती है, एकदम से लैंडस्लाइड्स होती है, बड़ी बड़ी माउंटेन्स गिर जाती है, तो ये भी सडन फोर्सेस की वजह से होता है। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो धीरे धीरे मूवमेंट्स हो रही है, लाइक बिल्डिंग माउंटेन्स। तो माउंटेन्स अब एक दिन में नहीं बनती, ठीक है, बहुत
साल, हजारों लाखों साल लग जाते हैं माउंटेन्स को बनने में। अब कभी आपने ऐसा सुना है कि रात को सोए, सुबह उठकर देखा घर के सामने बहुत बड़ी माउंटेन बनी हुई है, या कहीं पे आपने न्यूज पढ़ी कि कहीं जगह पे बहुत बड़ी माउंटेन बन गई रातों रात? ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा, कभी सुबह उठकर देखा न्यूज़पेपर तो उसमें आया होता है कि किसी जगह पे अर्थक्वेक आ गया, अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आ गया या किसी और जगह पे अर्थक्वेक आ गया, जिसकी वजह से इतने सारे लोग मर गए, इतनी सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, या वॉल्केनो इरप्ट हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। ये वाली जो फोर्सेस है ये सडन फोर्सेस है, ये रातों रात हो जाती है। लेकिन माउंटेन्स का बनना ये डायस्ट्रॉफिक फोर्स है, बहुत ही धीरे धीरे बनती है। अब इसको हजारों लाखों साल लग जाते हैं एक माउंटेन को बनने में। फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस में आ जाती है इरोजनल एंड डेपोजिशनल। और इरोजन एंड डेपोजिशन का काम कौन करता है? रिवर से इरोजन भी होती है, डेपोजिशन भी होती है। एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है तो कहीं पे ये इरोजन करती है, कहीं पे अब जो साथ में इरोड करके लेकर आ रही है मिट्टी तो उसको कहीं पे जाकर डिपॉजिट भी करती है। विंड का भी सेम ऐसे ही होता है, जब विंड चलती है एक जगह से मिट्टी इकट्ठी करती है, दूसरी जगह पे जाकर फेंक देती है। सी वेव्स होगी, ग्लेशियर्स हो गए, तो ये सारे जो क्या है चारों की चारों से इरोजनल एंड डेपोजिशन दोनों ही होते हैं। एक जगह से इरोड होता है, दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाता है। अब जो एंडोजेनिक फोर्सेस है ये इससे क्या होता है, एक तो सडन मूवमेंट होती है, एक होती है स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोस आते हैं। अर्थक्वेक और वॉल्केनो की वजह से मास डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों का तो नुकसान होता ही है, लोग तो मरते ही है, साथ में प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, बहुत सारे एनिमल्स भी मर जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो अर्थक्वेक वॉल्केनोस है इसके साथ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। वॉल्केनो की बात करें तो वॉल्केनो क्या होता है? अब देखो यहाँ पे अर्थ की क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल का पार्ट है, मेंटल में क्या है? हॉट मैग्मा है। ठीक है, अब ये मैग्मा जब बाहर आता है तो बाहर आके क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। ठीक है, तो अब मैग्मा जब यहाँ से बाहर आता है, जिस नैरो पाइप के थ्रू मैग्मा बाहर आता है उस नैरो पाइप को क्या बोलते हैं? वेंट। ठीक है, जिस नैरो ओपनिंग के थ्रू मैग्मा अर्थ की क्रस्ट से बाहर आता है उस नैरो पाइप को बोलते हैं वेंट, या ओपनिंग जो भी होती है उसको वेंट बोलते हैं। और इस वेंट का जो माउथ होता है उस माउथ को बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, और ये जो मटेरियल है ये सडनली इरप्ट होता है, वॉल्केनो जो है वो एकदम से इरप्ट होता है और इससे बहुत सारी गैसेस एंड ऐश वगैरह निकलती है और साथ में लावा भी आता है। अब देखो अर्थ के अंदर ये क्या था? मोल्टन मैग्मा, जैसे ही अर्थ के बाहर आ गया तो ये बन गया लावा। राइट। सिमिलरली अर्थक्वेक की बात करें तो जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है अर्थ की, अभी हमने बात करी ना लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, तो हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो भी मूव कर रही है। मूव कैसे करती है? वो मूव करती है जब अर्थ का सरफेस वाइब्रेट होता है। अर्थ के सरफेस की जो वाइब्रेशंस होती है वो जहां से शुरू होती है वहां के आसपास के एरिया में हर जगह पे उसकी वाइब्रेशन होती है। तो ये जो अर्थ के सरफेस की वाइब्रेशन है इसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर पानी रख दिया और उसके ऊपर ढक्कन दे दिया। अब जब पानी बॉयल करेगा, पानी बॉयल होने के बाद जो ऊपर का ढक्कन है वो हिलने लग जाएगा, उसमें वाइब्रेशन होने लग जाएगी। और ढक्कन के ऊपर अगर हम कोई चीज रखेंगे, कोई स्पून वगैरह रखेंगे तो वो भी ढक्कन के साथ वाइब्रेट करेगा और जिससे क्या होगा? आवाज आएगी, थोड़ी सी साउंड प्रोड्यूस होएगी वाइब्रेशन की वजह से। तो सेम अर्थक्वेक का हो रहा है। अर्थक्वेक में क्या होता है? अर्थ के सरफेस के अंदर जो मोल्टन मैग्मा जब बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है तो वो उबलता है, जब उबलता है तो उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेशंस पैदा होती है और उन्हीं वाइब्रेशंस को बोलते हैं अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्रस्ट के नीचे यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जैसे ये तो ऊपर क्रस्ट होगी ना, क्रस्ट के नीचे यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, उसको बोलते हैं फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। और बिल्कुल फोकस के ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर ऑफ द
अर्थक्वेक। अब ये एपिसेंटर के जो आसपास वाला एरिया है यहाँ पे ज्यादा नुकसान होता है, डैमेज ज्यादा होता है। जैसे ही एपिसेंटर से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो डैमेज है वो कम होता जाता है, क्योंकि वहां पे जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और एपिसेंटर के पास अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। इसीलिए जो डैमेज है वो एपिसेंटर के पास ज्यादा होता है और एपिसेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे डैमेज भी कम होता जाता है। लेकिन जो अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस है वो बहुत दूर तक जाती है। अब आपने सुना होगा कई बार अफगानिस्तान में भूकंप आता है तो उसका जो भूकंप के जो झटके होते हैं वो यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। थोड़े बहुत, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होता किसी का भी, जान माल का किसी चीज का नुकसान नहीं होता, बट स्टिल जो भूकंप के झटके हैं वो जहाँ नॉर्थ इंडिया में भी फील होते हैं। अब आता कहाँ पे है, एपिसेंटर इसका कहाँ पे होता है, अफगानिस्तान में होता है, लेकिन हमें फील यहाँ इंडिया में भी होता है। अर्थक्वेक वेव्स जो होती है ये 3 तरह की होती है। एक होती है पी वेव्स जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी बोलते हैं, दूसरी एस वेव्स जिसको ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, थर्ड आती है एल वेव्स जिसको सरफेस वेव्स बोलते हैं। ये 3 तरह की अर्थक्वेक वेव्स है। अब जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। साइंटिफिकली कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट अभी तक नहीं बना जिससे हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकें। जैसे मौसम का हम थोड़ा बहुत, वेदर का तो हम एस्टीमेट लगा लेते हैं ना कि बारिश होएगी या नहीं होएगी, या सनी डे होगा, क्लाउडी डे होगा, लेकिन हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब लेकिन जो अर्थक्वेक का इम्पैक्ट होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम पहले से ही तैयार रहे तो। हमें कुछ अवेयरनेस हो कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो हम अर्थक्वेक को इफेक्ट को वैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना अभी तक पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इतने बजे अर्थक्वेक आएगा तो आएगा ही, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब लेकिन जो अर्थक्वेक के कुछ कॉमन मेथड है अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के, वो मेथड क्या है, जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स अर्थक्वेक वेव्स को सुन सकते हैं। और जो अर्थक्वेक की जो साउंड्स होती है ना, अर्थक्वेक वेव्स की जो साउंड होती है, तो उस साउंड की इंटेंसिटी को जो एनिमल्स है, उस साउंड को, जो वेव्स की साउंड है, साउंड को एनिमल्स सुन सकते हैं, उसकी जो भी साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को। तो हम एनिमल के बिहेवियर से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे कि डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते भौंकने लग जाते हैं जब अर्थक्वेक आने वाला होता है। पॉन्ड में जो फिशेस है वो इधर उधर आना जाना शुरू कर देगी, मतलब कि उनकी जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगी अर्थक्वेक आने से पहले। स्नेक्स जो है वो भी अर्थ के सरफेस पे आ जाएंगे। तो इससे हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब सारे के सारे एनिमल्स इधर उधर दौड़ रहे हैं तो इट मींस कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो एक केस स्टडी नीचे दे रखी है, भुज में 2001 में अर्थक्वेक आया था, तो उसके बारे में यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2001 में आया था, तो अभी 2022-23 का टाइम पीरियड चल रहा है, तो 22-23 साल पुरानी चीजें एग्जाम में नहीं आती। लेकिन इस टाइम पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था जब भुज में अर्थक्वेक आया था। तो गुजरात में मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। इवन कि अगर स्कूल की बात करें, स्कूल में बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी, टीचर्स की इवन ये मौत हो गई थी। बहुत सारी बिल्डिंग्स तो चलो गिरी ही गिरी थी, तो साथ ही साथ आग लग गई थी बहुत जगह पे, और पूरे के पूरे गुजरात में इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई थी। तो उस टाइम पे गुजरात में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था अर्थक्वेक के आने से। अर्थक्वेक को हम मेजर कर सकते हैं एक मशीन से, जो अर्थक्वेक का जो होता है, तो उसको जिससे हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सीज़मोग्राफ। और अर्थ का मैग्नीट्यूड जो है, अब हम बोलते हैं ना कि इतना अर्थक्वेक आया है, 6 का, 5 का, 6.4 का जो भी है, तो उस अर्थ का वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अर्थ के मैग्नीट्यूड को हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे, ठीक है। अर्थ के मैग्नीट्यूड को हम रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं, और जो रिक्टर स्केल पे 2 या 2 से कम इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक आता है वो इतना ज्यादा फील भी नहीं होता और उससे कोई नुकसान भी नहीं होता। अगर 5 या 5 से ज्यादा का अर्थक्वेक आएगा तो उससे फिर डैमेज होगा, चीजें गिरनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर 6 या 6 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का आ रहा है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक माना जाता है, और जो 7 वाला अर्थक्वेक होता है वो तो एक फिर मेजर अर्थक्वेक आ जाता है। और इसके साथ साथ टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करता है। अगर अर्थक्वेक
एक आधे सेकंड के लिए आया है तो उससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। कई बार अर्थक्वेक बहुत लंबा होता है, जो वाइब्रेशंस होती है बहुत ज़्यादा देर तक होती है, लाइक 1 मिनट 1.5 मिनट तक होती है, तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। या बार बार अर्थक्वेक आता रहता है, जैसे पहले आया कुछ 30-40 सेकंड का, उसके बाद फिर 5-7 मिनट के बाद फिर से आ गया, अर्थक्वेक के झटके लगे, फिर थोड़े टाइम के ब्रेक के बाद आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर से आ गया, तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। अब जब अर्थक्वेक आता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पे हम किचन काउंटर के नीचे खुद को छुपा सकते हैं, या किसी टेबल के नीचे बैठ सकते हैं। कोई डेस्क टेबल हमारे आसपास है तो हम उसके नीचे बैठकर हम खुद को बचा सकते हैं, या किसी जो वॉल के कॉर्नर वगैरह में हम वहां पे जाकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर में अगर बिल्डिंग कोलैप्स भी होगी तो कॉर्नर में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होएगा। लेकिन हमें कहीं आग वाली जगह है, या कोई चिमनी है आसपास, या कोई विंडो है जिसमें कांच लगा हुआ है, वहां हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह से हमें दूर रहना चाहिए, और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को अर्थक्वेक के बारे में बताना चाहिए कि अर्थक्वेक क्या होता है, और जब आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक के कुछ प्रिपेयर्डनेस है। अदरवाइज अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना तो पॉसिबल है नहीं। अगर प्रेडिक्शन पॉसिबल होती तो लोग फिर पहले ही अपने घरों से बाहर जाकर किसी खुले एरिया में जाकर खड़े हो सकते हैं ना, लेकिन अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स की। अब जो लैंडस्केप होती है उसका कंटिन्यूसली वॉर्न अवे होता रहता है। वो जो वॉर्न अवे होता है उसके दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है वेदरिंग और दूसरा होता है इरोजन। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है अर्थ के सरफेस पे जब रॉक टूट जाती है, ठीक है, टूट के एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो उसको बोलते हैं वेदरिंग। इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है अलग अलग एजेंट की वजह से जो लैंडस्केप है, अर्थ की क्रस्ट का जो ऊपर वाली लेयर है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और इसके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, लाइक वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया, तो इसको बोलते हैं इरोजन। इरोजन में जो ऊपर वाली लेयर है सॉइल की वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। वेदरिंग में क्या होता है? वेदरिंग में रॉक्स के पूरे ही टुकड़े टूट जाते हैं और फिर आगे मूव हो जाते हैं। अब हमने बोला इरोजन होती है। अब जो इरोडेड मटेरियल है, इरोजन होती है, इरोजन में जो हम बोल रहे हैं कि जो एक लेयर ही बिल्कुल साफ हो जाती है, तो एक जगह से वो जो मिट्टी है उड़कर वो कहीं दूसरी जगह तो जाएगी ना, कहीं दूसरी जगह वो जहाँ पे चली जाती है वहां पे जाकर वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसको बोलते हैं डेपोजिशन। अब जो इरोजन और डेपोजिशन का प्रोसेस है, इसकी वजह से अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है। अब वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं रिवर की, ठीक है। वाटर, विंड और आइस, तीन तरह से इरोजन होती है, तो तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वाटर में आता है रिवर। अब रिवर से कैसे इरोजन होती है? अब हमने पढ़ा था जो रिवर है बड़े बड़े माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। जो मोस्टली रिवर का सोर्स होता है वो क्या होता है? वो माउंटेन से कहीं से ओरिजिनेट होती है, किसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और माउंटेन से रिवर जब ओरिजिनेट होती है तो माउंटेन के ऊपर से जब बड़े स्टीप एंगल से वो नीचे गिरती है रिवर, जैसे यहाँ पे माउंटेन पे ये फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे आकर जब स्टीप एंगल से बिल्कुल नीचे गिरती है तो ये क्या बनाती है? नीचे वैली में गिरेगी या कहीं पे भी गिर रही है तो ये क्या यहाँ पे बनाती है? वाटरफॉल बना देती है, ठीक है। वाटरफॉल्स वर्ल्ड में बहुत सारे वाटरफॉल्स है, कुछ छोटे वाटरफॉल्स है, कुछ बड़े हैं। जैसे कि हाईएस्ट वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल। एंजल फॉल पड़ता है साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला में। इसके अलावा नियाग्रा फॉल है। नियाग्रा फॉल यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में आता है ये भी। विक्टोरिया फॉल जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर में पड़ता है, ये है अफ्रीका में। तो ये तीन कुछ फेमस वाटरफॉल्स है, ठीक है। कौन कौन से हैं? एंजल फॉल, नियाग्रा फॉल एंड विक्टोरिया फॉल, ये तीन वाटरफॉल्स है, थोड़े से फेमस है। अब वाटरफॉल बना, रिवर नीचे गिर गई। जैसे ही रिवर नीचे प्लेन्स में आकर एंटर करेगी, अब देखो यहाँ पे हमने देखा रिवर ऊपर से आ रही है, हार्ड रॉक में से नीचे गिर रही है। अब इसके बीच में सॉफ्ट रॉक भी होती है। जो सॉफ्ट रॉक होती है उसको ये कट कर देती है, इरोजन कर देती है, और साथ में जो भी कंकर, मिट्टी, पत्थर जो भी है उसको साथ लेकर आगे चलती है। फिर नीचे जब प्लेन एरिया में आती है तो प्लेन एरिया में आकर ये
ट्विस्ट हो जाती है और बहुत सारे बड़े बड़े बेंड्स बनाती है। जैसे ही ये यहाँ पे प्लेन एरिया में एंटर करेगी तो ये ऐसे 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 बेंड्स बना देगी, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहे हैं। तो ये जो बेंड्स होते हैं इसको बोलते हैं मियांडर्स। ठीक है, जो नीचे आकर ये बेंड्स बना रही है ना, ये वाले जो बेंड्स है इसको बोलते हैं मियांडर्स। अब मेयांडर्स में भी कंटिन्यूसली इरोजन होती रहती है, डेपोजिशन होती रहती है। जो ये मेयांडर्स की साइड्स है, ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई, दोनों साइड पे कंटिन्यूसली इरोजन एंड डेपोजिशन का काम होता रहता है। और इससे क्या होता है, एट द एंड जो मेयांडर की ये लूप है ना, वो धीरे धीरे कट के अलग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इरोजन होगी, डेपोजिशन होगी, डेपोजिशन होके एक जो ये मेयांडर की लूप है ये कट के बिल्कुल ही अलग हो जाएगी और अलग होकर एक लेक बना देगी। सॉरी। और ये लेक जब रिवर से कट हो जाती है तो ये लेक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्सबो जैसे वो बैल का ऊपर वाला हम्प सा होता है, ये कुछ उस तरह की दिखाई देती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अब कभी कभार क्या होता है, अब रिवर प्लेन में फ्लो कर रही है तो ये रिवर में पानी बहुत ज्यादा आ जाता है एकदम से, जैसे बहुत ज्यादा बारिश हुई उसकी वजह से, या पीछे से ही पानी का फ्लो बढ़ गया, पहाड़ों में बारिश हो रही है उसकी वजह से रिवर का फ्लो बढ़ गया। तो उससे क्या होता है, रिवर का जो पानी है वो ओवरफ्लडेड हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, रिवर की बैंक्स से ओवरफ्लो होके आसपास के एरिया में फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्लड्स आ गए। ठीक है, फ्लडिंग हो जाती है जो रिवर वाटर की। ठीक है, नेबरिंग एरिया में जितने भी आसपास के एरियाज होते हैं, तो जहां यहाँ पे ये फ्लड्स आते हैं वहां पे क्या होता है, जो रिवर का पानी है वो अपने साथ जो सॉइल लेकर आया होता है, जो फाइन सॉइल होती है उसकी एक लेयर वहां पे डिपॉजिट कर देती है। और जब ये फ्लड्स पानी फिर पीछे से कंट्रोल हो जाता है, पानी तो रिवर में चला जाता है वापस, तो वो जो एरिया है यहाँ पे फाइन सॉइल बिछ जाती है, वो क्या बन जाता है, एक फ्लैट फर्टाइल एरिया जिसको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। और रिवर के जो रेज्ड बैंक्स होते हैं, अब रिवर जब वापस जाती है अपने मेन कोस्ट में तो इसके जो बैंक्स होते हैं रिवर के वो थोड़े से ऊपर को उठे हुए हो जाते हैं, रेज्ड बैंक्स होते हैं जिसको बोलते हैं लेवीज। ठीक है, अब इसमें हमने क्या चीजें पढ़ी है, पहले हमने पढ़ा था मियांडर्स के बारे में। ठीक है, मियांडर से फिर ये लेक बन जाती है, डेपोजिशन की वजह से बीच में यहाँ पे कुछ डेपोजिशन हो जाती है, इरोजन होती पहले फिर डेपोजिशन होती है और ऑक्सबो लेक बन जाती है। मियांडर बना, ऑक्सबो लेक बना, फिर फ्लड प्लेन्स बने और लेवाइज बने। अब ये सारे के सारे क्या है, आसपास वाले फ्लड प्लेन्स है। ठीक है, अब फिर आगे जाकर क्या हो रहा है, अब रिवर जब आगे जाएगी जाकर किसी मेन ओशियन या सी के साथ मिलेगी तो वहां पे जाकर जो रिवर की स्पीड है वो कम हो जाती है। और जैसे ही जहां पे आकर रिवर की स्पीड कम होएगी तो रिवर आगे छोटी छोटी स्ट्रीम्स में टूट जाएगी। तो ये वाली जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये वाली जो स्ट्रीम है इसमें जो रिवर का पानी है बहुत ही स्लो हो जाता है, उसकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे मूव करता है। और जैसे ही ये जाकर मेन रिवर के साथ, मेन सी या ओशियन के साथ जाकर मिलता है तो यहाँ पे ये बहुत सारी डेपोजिशन कर देता है। ठीक है, या बीच में यहाँ पे डेपोजिशन हो गई और यहाँ रिवर के साथ मिल रहा है। और ये वाले जो सेडिमेंट्स यहाँ पे इसने डिपॉजिट करे रिवर माउथ के पास में, इसको बोलते हैं रिवर माउथ। ठीक है, जब रिवर ओशन या सी में जाकर मिलती है उसको बोलते हैं रिवर माउथ। तो रिवर माउथ पे जो यहाँ पे डेपोजिशन हो रही है इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा यूजुअली ट्रायंगुलर शेप का होता है, जैसे यहाँ पे हो गया ये डेल्टा बन रहा है, डेल्टा बन रहा है, तो ये क्या बन जाता है, फिर डेल्टा बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स क्या होता है, अब समंदर में जब लहरें आती है उससे भी फिर इरोजन होती है, डेपोजिशन होती है। उसमें जो इरोजन डेपोजिशन होती है वो कोस्टल एरियाज में होती है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब कोस्टल एरियाज में कई बार कोई रॉक होती है तो रॉक के साथ जो सी वेव्स है वो कंटिन्यूसली टकराती रहती है। जैसे ये रॉक हो गई तो इसके साथ जैसे ही समंदर की लहरें आएगी टकराएंगी, वापस चली जाएगी, टकराएंगी, वापस चले जाएगी। और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये रॉक है ना इसमें क्रैक आ जाएगा, तो ये वाला जो क्रैक है वो फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वाइडर होता जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक हॉलो सा बीच में यहाँ पे बन जाएगा। और ये जो हॉलो बनता है केव शेप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा इस रॉक के अंदर। तो ये जो केव रॉक के अंदर बन जाती है समुद्र में उसको बोलते हैं सी केव्स।
फिर जब और ज्यादा इसी सी केव की इरोजन होती रहती है तो ये आर पार हो जाता है, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ रूफ रह जाती है। ठीक है, सी केव जो है आर पार हो गई और ऊपर सिर्फ और सिर्फ रूफ रह गई, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी आर्क। फिर और ज्यादा इरोजन होती है और इसकी जो रूफ है वो भी उड़ जाती है और एक ये सीधी खड़ी रॉक से ही रह जाती है जिसको बोलते हैं स्टेक। फिर स्टेक के बाद और ज्यादा फिर इरोजन होती है। इरोजन होने से क्या होता है, अब कभी कभार जो समंदर के बीचों बीच एक स्टीप रॉक की कोस्ट बिल्कुल सी वाटर के ऊपर दिखाई देती है जिसको बोलते हैं सी क्लिफ। ठीक है, तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स है जो सी वेव्स की वजह से बनते हैं। पहले बने सी वेव्स के बाद बनी सी आर्कस। ठीक है, सी आर्कस के बाद बने स्टेक्स के बाद चौथे बन गए सी क्लिफ्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं वर्क ऑफ आइस की। इसमें आते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं रिवर ऑफ आइस। जो बर्फ का एक रिवर बहती है उसको बोलते हैं ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर्स है ये भी लैंडस्केप को इरोड करते हैं। अब जब देखो आइस है, आइस मूव करेगी तो अपने साथ ये मिट्टी वगैरह को इरोड करके तो लेकर जाएगी ही, जितने भी स्टोन्स आएंगे, मिट्टी आएगी तो उसको इरोड करके लेकर जाएगी। तो जो आइस है जब ये मूव करती है तो ये अपने साथ मिट्टी वगैरह ले जाती है। और माउंटेन्स में कभी कभार क्या होता है, बीच में कोई गड्ढा होता है, कोई हॉलो एक जगह होती है जहां पे क्या है आइस इकट्ठी हो जाती है। ऊपर वाली आइस तो बहती रहती है लेकिन जहां पे कोई गड्ढा आएगा उस गड्ढे में वो आइस इकट्ठी हो जाएगी। जब उस गड्ढे में वो आइस मेल्ट हो जाएगी बाद में, जब ये जो रिवर ऑफ आइस है ये आगे निकल जाएगी और पीछे जो उसमें बर्फ रह जाएगी उस गड्ढे में, तो वो आगे जाकर मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद वहां पे क्या बन जाती है, एक लेक बन जाती है माउंटेन्स के बीचों बीच। और फिर जो ये आइस जो मूव कर रही है रिवर ऑफ आइस, ये अपने साथ बहुत सारी रॉक्स के टुकड़े, बड़े छोटे, सैंड, सिल्ट, ये सारी चीजें इकट्ठी करके आगे आगे ले जाती रहती है। और जहाँ पे कहीं प्लेन आता है, जहाँ पे कोई सीधा सरफेस आता है तो वहां पे जाके इन सबको डिपॉजिट कर देती है और इन्हीं डिपोजिशन को बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। ठीक है, तो वर्क ऑफ आइस से दो चीजें बन रही है, एक माउंटेन्स में लेक्स बन रही है, दूसरे बन रहे हैं ग्लेशियल मोरेन्स। फिर लास्ट आता है वर्क ऑफ विंड। अब जो विंड है, विंड की वजह से जो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं ये ज्यादातर डेजर्ट्स में ही बनते हैं। डेजर्ट्स में क्यों होता है, क्योंकि डेजर्ट्स में कोई रुकावट नहीं होती, कोई पेड़ पौधे नहीं होते, कोई ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं होती, तो इसीलिए जो डेजर्ट है वहां पे इरोजन एंड डेपोजिशन विंड की वजह से ज्यादा होता है। तो डेजर्ट में कई बार आपने देखा होगा कई रॉक्स, बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, बड़ी तो नहीं मतलब नॉर्मल सी साइज की रॉक्स होती है, तो वो मशरूम शेप की होती है, मतलब ऊपर से थोड़ी ब्रॉडर होती है, वाइडर होती है, नीचे से नैरो होती है, तो उनको बोलते हैं मशरूम रॉक्स। और ये मशरूम रॉक्स बनती कैसे है, अब जब विंड चलती है तो जैसे विंड चल रही है तो यहाँ पे कोई रेत का पहाड़ है तो वो विंड जो है इसको नीचे से इरोड करती है। ठीक है, ये पहाड़ को, जो रेत का पहाड़ यहाँ पे बना हुआ है उसको नीचे से ज्यादा इरोड करती है, ऊपर से इसकी इरोजन कम होती है, नीचे से इरोजन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो पहाड़ है जो रेत का, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, नीचे से नैरो हो जाता है, ऊपर से वाइड हो जाता है, कुछ इस तरह का बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब हवा चल रही है तो उसकी वजह से नीचे से नैरो हो जाएगा, ऊपर से वाइड हो जाएगा और मशरूम शेप का हो जाता है, जिसको बोलते हैं मशरूम रॉक। जब विंड डेजर्ट में चलती है तो एक जगह से ये सैंड को इकट्ठा करती है, अपने साथ ले जाती है और दूसरी जगह पे डिपॉजिट करती रहती है। जैसे यहाँ पे रेत है, इसको यहाँ पे उठाएगी, इस जगह पे कहीं पे डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, और जब ये जो एक जगह से जब एक जगह से उठा के दूसरी जगह डिपॉजिट करती है तो ये एक हिल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है दूसरी जगह पे, जहाँ पे रेत इकट्ठी हो रही है तो वहां पे एक हिल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, जैसे इस पिक्चर में दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे रेत इकट्ठी होकर यहाँ पे एक जगह से इरोड हो रही है तो यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है। अब यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है जहाँ पे रेत के पहाड़ से बन रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। कभी कभार क्या होता है, जो सैंड के ग्रेन्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं, बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, तो विंड इनको बहुत दूरी तक ले जाती है उठा के अपने साथ। तो जब इस सैंड को वो बहुत दूर तक ले जाती है, वहां पे जाकर बहुत बड़े एरिया में इसको डिपॉजिट कर देती है, क्योंकि जो इनका साइज है बहुत ही फाइन है और लाइट है, तो वहां पे बहुत दूर तक ये डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये जो सैंड की डिपोजिशन होती है लार्ज एरिया पे, इसको बोलते हैं लुइस।
और जो लुइस के लार्ज डिपॉजिट्स है ये चाइना में देखने को मिलते हैं, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं, 3-4 ही है। तो फर्स्ट क्या है, विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव्स। सी वेव्स का क्लिफ इरोजन से बनते हैं, सी केव्स इरोजन से बनती है, लेकिन बीचेस डेपोजिशन से बनती है, ठीक है। जो सी वेव्स होती है जब वो सी के जो बैंक्स होती है तो वहां पे आकर कंटिन्यूसली सी वेव्स आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, तो वहां पे क्या बना देती है, डेपोजिशन कर देती है सैंड, जो भी मटेरियल अपने साथ सैंड वगैरह लेकर आती है, तो वहां से क्या बनता है, बीचेस बन जाती है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बताना भूल गई थी, आई थिंक सो। सी वेव्स का जो लास्ट वाला पॉइंट था, द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। शोर पे जब ये डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्स को तो ये क्या बनाती है, बीचेस बना देती है वहां पे। सेकेंड है द डेपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियल इज मोरेन्स, ठीक है। अब बीचेस कहाँ से बनती है, बीचेस तो सी वेव्स की वजह से बनती है, फ्लड प्लेन्स रिवर से बनते हैं, तो ग्लेशियर से क्या बनते हैं, मोरेन्स बनते हैं, विच इज कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ की सडन मूवमेंट से वॉल्केनोस आते हैं, और अर्थक्वेक्स भी सडन मूवमेंट से ही आते हैं। मशरूम रॉक्स कहाँ पे होती है, डेजर्ट्स में होती है। ऑक्सबो लेक कहाँ पे होती है, रिवर वैलीज में होती है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।